आपकी पॉलिटिक्स पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। भूपेश बघेल ने दौरा किया और अब बयान भी दिया है कि अनुशासन में सब कुछ होना चाहिए। दो गुट वहां पर कांग्रेस के। देखिए, हालत यह है कि एक गुट का नेता जो वहां के प्रभारी है उनसे मिलना नहीं चाहता। अब प्रभारी दूसरे गुट के मिलने जाते हैं तो पहला गुट नाराज हो जाता है, पहले गुट से मिलने चाहते हैं तो दूसरा नाराज हो जाता है। दोनों को साथ बैठा दें तो नए दो गुट और बन जाएंगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन पार्टी है, नीति विहीन पार्टी है, नियत विहीन पार्टी है। और जो राजनीतिक दल नेतृत्व, नीति और नियत विहीन हो जाता है, वहां पे इस तरह की बातें उभर कर आती है। पंजाब के लोग इन सबको बड़े गौर से देख रहे हैं और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछले चुनाव से भी कम, और हो सकता है कांग्रेस पंजाब में सिंगल डिजिट की पार्टी इस बार बन के रह जाए, क्योंकि नेतृत्व, नीति और नियत तीनों का वहां पर अभाव है। गुटबाजी चरम पर है और इन दो गुटों के सब गुट भी बने हुए हैं। वो सब गुट भी अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार मानते हैं। तो वहां हर नेता मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है, नेतृत्व, नीति और नियत की कोई नेता बात नहीं कर रहा। तो ये कांग्रेस का एक तरह से एक सैंपल है देश के सामने कि किस तरह कांग्रेस पार्टी के अंदर काम होता है। मैं सवाल जरूर आपसे पूछूंगा कि बयान क्योंकि दोनों तरफ से ही आ रहे हैं और वहां तो ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, चाहे रंधावा या उधर और दूसरे। अरे सब कुछ ठीक है तो जो वहाँ के प्रभारी हैं वो कह रहे हैं मुझे मिलना है, एक गुट कहता है नहीं मुझे नहीं मिलना तुमसे। वो दूसरे गुट से मिलने जाते हैं तो पहला गुट कहता है अब मैं कट्टा। तो ये कट्टा अब्बा का गेम है, ये नेतृत्व विहीन के कारण है। कांग्रेस में नेतृत्व है ही नहीं। आप मुझे बताओ, पिछले 10 दिन में आपने राहुल गांधी जी को कहीं देखा, उनका कोई बयान देखा? हो सकता है वो कुछ अपना कोई पर्सनल काम कर रहे हो, कहीं बाहर हो। नेतृत्व नहीं है। कोई क्या नीति है कांग्रेस पार्टी की? कोई नीति नहीं है जी। और नियत तो आपने देखा है कि पिछले आजादी के बाद से 2014 तक क्या नियत से काम किया। सिर्फ अपना घर भरने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। तो जहाँ पे भी नेतृत्व, नीति और नियत का संकट होता है वहाँ पे इस तरह के परिणाम आना नेचुरल है। उधर सर कर्नाटक की बात करें तो एसआईआर और स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो जारी किए जा रहे हैं उस पर प्रियंक खड़गे का कहना है कि बांग्लादेशियों को सर्टिफिकेट देने का आरोप लगाया जा रहा है। बांग्लादेशी बेंगलुरु कैसे आ रहे हैं? जो बांग्लादेशी पहले घुसे हुए हैं उसको हो सकता है कि कर्नाटक की सरकार अपने वोट बैंक के लिए कुछ कर दे, ये संभव है। पर ये जो वंशवाद और परिवारवाद के कारण जो राजनीति में है, इनको क्या पता? ये तो पापा 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 अध्यक्ष, बेटा मंत्री, दामाद एमपी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बेटा है ये। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है कर्नाटक के विकास में? बस एक ही कंट्रीब्यूशन है कि इनके पापा का नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद राज्यसभा में एमपी, बेटे को मंत्री बना दिया, दामाद को एमपी बना दिया। अगली बार होगा तो एक दो दामादों को और सेट करने की। यही परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति है जिसके खिलाफ भारत का हर जेन-जी और जेन एक्स और जेन वाई युवा लड़ रहा है। इसी वंशवाद को परमानेंटली खत्म करने का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 लाख युवा जिनका कोई राजनीतिक पास्ट नहीं है, उनको सक्रिय राजनीति में लाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखा है और यही लड़ाई है। तो इनका कुछ जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। पर सवाल ये है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी अंदर घुसे हुए हैं, क्या कर्नाटक की सरकार अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, अपनी वोट बैंक की राजनीति के कारण क्या उनको बसाने का काम कर रही है कि नहीं कर्नाटक में? सवाल बड़ा ये है। नियम वाला को लेकर आपसे सवाल है। कई एमओयूज जो हैं वो साइन हुए और आतंकवाद को लेकर भी बात हुई न्यूजीलैंड दौरे के दौरान। देखिए, प्रधानमंत्री जी की इन 3 देशों की यात्रा ने दुनिया के सामने एक नया इकोनॉमिक मॉडल रखा जिसका नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक मॉडल।
प्रधानमंत्री जी सबसे पहले इंडोनेशिया गए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया कि भारत में बनी हुई मिसाइलों की ताकत क्या होती है। आज बड़े बड़े देश, दुनिया के डेवलप्ड देश भारत को डिफेंस इक्विपमेंट्स के ऑर्डर्स दे रहे हैं। तो इंडोनेशिया में हमने डिफेंस इक्विपमेंट के भारत से एक्सपोर्ट की बात करी, हमने रेयर अर्थ और स्टील की बात करी, हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया कि आज दुनिया में जो भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, दुनिया भर के देश उसकी मिसाल देते हैं। हमारा यूपीआई है, अदर जो डिजिटल इनोवेशंस है। तो इंडोनेशिया में इन सब मुद्दों पर बात हुई। आने वाले समय में इन सभी इंडस्ट्रीज में दोनों देश के बीच में ट्रेड बढ़ेगा। फिर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जी का डिस्कशन पॉइंट इकोनॉमिकली यूरेनियम, इकोनॉमिकली जो रेयर अर्थ के मिनरल्स है, जो एजुकेशन सेक्टर है, जो एनर्जी सिक्योरिटी का सेक्टर है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में बात हुई। दोनों देशों के बीच इन सभी क्षेत्रों में आने वाले समय में बड़ा बायलैटरल ट्रेड्स होगी और एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक मॉडल दुनिया को कैसे राह दिखा सकता है उसका एग्जाम्पल होगा। फिर प्रधानमंत्री जी न्यूजीलैंड गए। न्यूजीलैंड में जो ट्रेड होता है दोनों देशों के बीच में, उसको डबल करने का 2030 तक संकल्प लिया। जो ट्रेड 2030 तक 35,000 करोड़ रुपए का करने का संकल्प दोनों देशों के बीच किया। और स्पेशली जो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है, जिसमें न्यूजीलैंड में बड़े बड़े इनोवेशन हुए हैं, उसको कैसे दोनों देशों के किसानों और अन्नदाताओं के लिए यूजफुल करा जा सके, इस पर बात हुई। तो प्रधानमंत्री जी की ये 3 देशों की ऐतिहासिक यात्रा एक नया इकोनॉमिक मॉडल दुनिया के सामने रख रही है, जिसको हम कह सकते हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक मॉडल। और इसके अलावा इन तीनों ही देशों में भारत का एक बड़ा डायस्पोरा इन तीनों देशों में रहता है। वो आज से नहीं, कुछ लोग 50 साल पहले शिफ्ट हुए, कुछ लोग 100 साल पहले शिफ्ट हुए, कुछ लोग इन देशों में गिरमिट के रूप में रहते हैं। तो एक बड़ा डायस्पोरा को प्रधानमंत्री जी की यात्रा से एक सम्मान मिला, मॉरल सपोर्ट मिला, और प्रधानमंत्री जी ने उनको एश्योर किया कि भारत तुम सबका गारंटर हमेशा रहेगा, क्योंकि वो भारत के ध्वजवाहक उन देशों में है। तो इकोनॉमिकली, सोशली, सिटीजन टू सिटीजन कॉन्ट्रैक्ट और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डिस्कशन हुए, तो उसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया के सामने एक नया इकोनॉमिक मॉडल रखा गया, जिसको इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक मॉडल के नाम से हम पुकार सकते हैं।